नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर। क्या बीजेपी की लगा पाएगा नैया पार? क्योंकि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में हर एक तबके को साधने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें तो आगरा से एमएलसी धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, दिनेश खटीक ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, वहीं संजीव कुमार ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। गाजीपुर के सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंदु ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। यूपी के बलरामपुर से विधायक पलटू राम ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं बरेली के बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल गंगवार ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। और कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, यानी कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद को बहुत बड़ी तवज्जो दी गई है यहाँ पर योगी कैबिनेट में। तो इसी खास विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ मौजूद है योगेश योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है वरिष्ठ, जो कि एक और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं नीलम भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यहाँ हमारा सवाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं यहाँ पर योगेश योगी जी, उन्हीं से हमारा सवाल रहेगा। योगेश योगी जी, आपसे सीधा सवाल है, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार क्या बीजेपी की लगाएगा 2022 में नहीं आ पा? देखिए, यूपी का जो सरकार ने जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वो चुनाव के लिए नहीं किया गया है। चुनाव तो बीजेपी अपने 5-4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जीतेगी। ये जो पिछड़े और जो दलित वर्ग के लोग हमारे वंचित रह गए थे, जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है। इसमें चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे मान लें? 6 महीने चुनाव में मुश्किल से महज बाकी है सर, कौन मान लेगा इस बात को? मानना ना मानना, देखिए मानना ना मानना हम आपके पर या बाकी जो सुन रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ पार्टी में किसी को विस्तार में जो मंत्री बनाया जाता है या किसी और का बड़े पद पर नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव से लेना देना नहीं। चुनाव तो कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करके लोगों को मंत्री बना करके चुनाव नहीं जीत सकती है। अब जनता किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है, उसने 4.5 साल 5 साल उसने क्या किया है, उस पर विचार करती है, उसके आधार पर मतदान करती है। और यही उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। इसका कोई लेना, मंत्रिमंडल विस्तार का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनको अभी इसमें जो है अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है। और जहां तक जितिन प्रसाद जी का अभी थोड़ी देर पहले आप नाम ले रहे थे कि उनको बहुत तवज्जो दी गई है, तो जितिन प्रसाद जी तो पहले से ही कांग्रेस से हमारे यहाँ आए हैं और कांग्रेस में भी उनका कद बहुत बड़ा रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, हमारे यहाँ तो राज्य में मंत्री हैं। तो जब आप किसी का स्वागत अपने दल में करते हैं तो उसके कद के हिसाब से पद के साथ ही करते हैं। जी, लेकिन सर 3 महीने महज रह गए हैं और विपक्ष अब आरोप भी लगाने लगा है जी कि संविदा कर्मी के अखिलेश यादव जी भी ट्वीट कर रहे हैं, मायावती जी भी ट्वीट कर रही है, उधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट कर रही है। जी, विपक्ष के तो लगातार आरोप लग रहे हैं ना कि और क्या अभी राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे थे कि जैसे संविदा वाले लोग रख लेते हैं ऐसे रख लिया है 6 महीने के लिए, तो क्या आप संविदा कर्मी पे रखे जाने लगे क्या मंत्री भी? अब ये तो संजय सिंह जी जाने, लग जाएगी तो क्या कामकाज हो जाएगा सर? ये आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जाने कि उनके यहाँ दिल्ली में क्या संविदा पर मंत्री रखे जाने की परंपरा है। हमको तो ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार से और विधानसभा चुनाव 2022 से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे जो अच्छे जिनको अनुभवी विधायक थे, जिन्होंने संघर्ष किया था, उनको दायित्व तो सौंपा गया है। आगे भी आने वाली सरकार में भी उनको दायित्व सौंपा जाएगा, अगर वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो। चुनाव तो आप खुद इस बात से सहमत होंगे। अभी आएंगे सर, आपके पास आएंगे, फिर आएंगे। नीलाभ जी बैठे हमारे पास, विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। नीलाभ जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जातीय सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्या कहना है इस पर आपका?
ये बिल्कुल सही बात है। अब ये जो जो भाजपा की सरकार में जो भी अत्याचार हुए हैं, जिन जातियों पे हुए हैं, ब्राह्मणों पे हुए तो इन्होंने जतिन प्रसाद को बना दिया। ऐसे ही इन्होंने जो है दलितों पे हुए तो दलित के जो लोगों को मंत्री बना दिया। अब ये अपने जो डैमेज था, जो भी इनके यहाँ डैमेज हुआ था बीजेपी को, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने मंत्रियों को का विस्तार किया है कमेटी का। अब ये लोग ये सोचते हैं, बीजेपी की सोच ये है कि हम जो है मंत्री बना देंगे दलित समाज से या किसी ब्राह्मण समाज से तो इनको वोट पड़ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, उसको अपनी स्थिति पता लग गई है। उसी के बदलाव को करने के लिए, कुछ बदलाव की हमें वोट बैंक हमारा बढ़ जाए, इन्होंने जो है ये मंत्रिमंडल विस्तार किया है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना था, अगर दलितों का इनको ख्याल था या किसी और अन्य जाति के का इनको ख्याल था, तो ये हमारे मंत्री बीच जो है 2 साल पहले बना देते। आ गए नरेंद्र पाल जी, उनसे भी बात करेंगे। नरेंद्र पाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए नीलाभ जी अपनी बात रखिए, नरेंद्र पाल जी के पास चलेंगे। रखिए नीलाभ जी अपनी बात। जी जी जुबेर भाई जी। तो ये बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है, उसको मालूम है कि उसकी सत्ता, उसकी सीट उनके हाथ से निकल रही है, तो ये जनता को लुभाने के लिए ये खाली एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, जो हमारी सीटें खिसक रही हैं वो ना खिसके। लेकिन ऐसा होना नहीं है। इनके मंत्रिमंडल विस्तार से कोई भी फायदा इनकी बीजेपी को नहीं होगा। जनता सब जान चुकी है। जनता जितना भी इनके साथ, जनता के साथ जो अत्याचार हुआ, कोविड में हुआ, और जो भी अन्य तरीके के अत्याचार हुए, किसानों का साथ जो अत्याचार हुए, वो सब आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इनके मंत्रिमंडल विस्तार से जनता पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, बैठे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। योगेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, ये तो कह रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोगशाला खोल के रखी है क्या बीजेपी ने? ऐसा है कि ये हमारे सपा के जो भाई साहब हैं, जो भी ये कह रहे हैं, ये अपनी इनकी पार्टी नहीं, हमारे यहाँ कोई लैब नहीं बनी है, ना हम कोई प्रयोग कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उसमें हमको किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी बौखलाई है। बीजेपी क्यों बौखलाई होगी? सारे सर्वे अभी भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट करने जा रही है, दोबारा बनने जा रही है, तो बीजेपी क्यों बौखलाएगी? दूसरी बात यह है, इन्होंने नहीं, अभी मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए भाई साहब। इन्होंने कहा ब्राह्मणों पर अत्याचार का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। और जो भी ब्राह्मण मारे गए हैं, जो डेटा है ना योगेश जी, आज का जो डेटा है, 1 साल में 300 हत्याएं हुई हैं। इतनी हत्याएं किसी भी नहीं हुई है। आपस में इतना बड़ा दलित कांड हो गया, आपने जो है मीडिया तक को जाने नहीं दिया। आपने बिल्कुल जो है जो भी बातें करी है, आपने डिक्टेटरशिप करी है। आम जनता के हित की बात आपने नहीं करी, गलत मत बोलिए। ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। अभी आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, दोनों से बैठे रहिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, एक उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। योगेश जी बैठे रहिए। नरेंद्र पाल जी, ये जो पूरा मसला भी हुआ है, अभी 7 मंत्री नायब चुने गए हैं, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं नितिन प्रसाद जी, और 6 ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण किस हद तक बदल सकते हैं 2022 में? क्योंकि सभी जाति का ध्यान रखा गया है और ब्राह्मण समाज से जो प्रसाद जी आते हैं उनको भी लिया गया है और कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है। खासतौर सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर, ये तो चुनाव आसन्न है बिल्कुल जुबैर साहब, तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने हथियारों को ठीक ठाक करना है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जितिन प्रसाद जी को इन्होंने किस हिसाब से लिया है। वो तो उनकी पार्टी में भी नहीं थे, पार्टी में अभी आए हैं, राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत हुए हैं काउंसिल में, और वहां आने के बाद उनसे काम ले रहे हैं। इतना जरूर है कि वो कांग्रेस की हुकूमत में केंद्र में राज्य मंत्री थे, तो वो इनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कितना जानते होंगे। अगर उसको साधने के हिसाब से मंत्री इन्होंने बनाए हैं, तो मंत्री की अपनी कदकाठी, उसका अपना औरा, जनता में उसकी जड़ें, और जो पार्टी के वर्कर हैं उनके साथ में कैसा सामंजस्य है। तो मैं नहीं समझता कि जितिन प्रसाद जी का इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सामंजस्य होगा। कांग्रेस के तो बहुत लोगों से उनका अभी भी होगा, रहा है। तो इसमें अगर वो किसी जाति विशेष को साधने की बात कर रहे हैं, तो उससे वो चीज हल नहीं होती। उसको साधने के लिए जरूरी ये है कि उनका जो रैंक एंड फाइल पार्टी का है, जिसकी सरकार है, जिसमें वो मंत्री बने हैं,
उन कार्यकर्ताओं से उनकी केमिस्ट्री का मेल होता हो, उनका जो तालमेल है वो उसमें बिल्कुल सामंजस्य बिल्कुल फिट बैठता हो। क्योंकि एक और एक दो नहीं होते राजनीति में, एक और एक 11 भी हो जाते हैं, कभी शून्य से भी नीचे चले जाते हैं। दूसरा, उन्होंने पिछड़े वर्ग के और दलित समुदाय से, SC ST के समुदाय से जो बनाए हैं, वो उनका अपना काम है, सब साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें कोई उतना बहुत बड़ा नाम, जिसका प्रदेश में ऐसा बड़ा नाम हो, ऐसा बड़ा काम हो, जिसका इतना बड़ा ऑरा हो, जनता के ऊपर जिसका इतना बड़ा असर पड़ता हो, लोग उसका बिल्कुल उसके आभा मंडल में दबते हों, ऐसा तो मुझे कोई लगा नहीं। साधारण कार्यकर्ता वो बीजेपी के होंगे। सर, बीजेपी ने छोटे छोटे फूलों को सहेज कर एक माला तो बनाई, मतलब एक पहल की है कि हम छोटे तबकों को भी जगह दे रहे हैं, चाहे हम अगड़ी जाति की बात कर ले, चाहे कुम्हार जाति की बात कर ले, क्योंकि कई लोगों को साधने की कोशिश की है स्पेशली। हालांकि इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर को फैक्टर की मैं उनकी बात करूं, अगर पूरे ऑल ओवर यूपी में, तो दलित 21% हैं, जो कुमरी है वो 3% है, राजभर 1.23% है, कुम्हार और प्रजापति 1.84% है, गौड़ 0.22% है, मुस्लिम 19% है, अन्य 24% है, अगली जातियां 20% है, ब्राह्मण 13% है, ठाकुर 8.5% है, वहीं यादव 9% है, निषाद 4% है, तो वैश्य 3% है। तो लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी जातियों को मतलब गुलदस्ते सजा सजा के रखे गए हैं। तो क्या लगता है 2022 में बीजेपी कुछ खास करिश्मा कर पाएगी सर? देखिए, इतने नजदीक जब चुनाव हो, 3 महीने से कम में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये फूल जिस बगीचों से आए हैं उन्हें भी मालूम है, उन मालिकों को भी मालूम है ये कि किस लिए यहाँ तोड़ के सजाए जा रहे हैं। भाई अब से पहले 4.5 पौने 5 साल का समय था, उसमें इनको लगाते तो इनका जरूर कोई ना कोई नतीजा निकलता। और ये कदम इन्होंने यही सोच कर उठाया होगा कि इन जातियों का वोट इनको पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो बिल्कुल सब लोग मानते हैं कि ये तो दिखाने के लिए है चुनाव में कि हमने आपके ये खटीक बना दिया है, ये गौंड बना दिया है, ये प्रजापति बना दिया है, ये दूसरे लोग बना दिए हैं, उससे नतीजा बिल्कुल हाथ के हाथ नहीं आता। ये कोई एलोपैथी की दवा थोड़ा ही है कि आप उसे अपनी जीभ पे रखेंगे और वो असर करना शुरू कर देगा। समाज में चीजें बहुत समय लेती हैं, धीरे-धीरे काम करेगी सर। आयुर्वेदिक की समाज में चीजें बहुत लंबा समय लेती हैं वो जज होने में। तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे इन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो इन्होंने किया है उससे कोई लाभ इन चुनाव में मिलता दिखता नहीं, चाहे मिल जाए। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बैठे रहिए सर। अभी चलते हैं फिर से जो बीजेपी के यहाँ पर हमारे पास 7 नेता बैठे हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, योगेश जी के। योगेश जी, अब आगे क्या रणनीति है? क्योंकि 2022 में चुनाव पास है, ठीक है, आपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया और काफी कुछ जो सजोना था सजो लिया, छोटे छोटे गुलदस्ते से ही, तो अब क्या करने वाले हैं आगे इसके बाद? देखिए ऐसा है, लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बैठे हैं, इनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा, कुछ मिनट पहले कहा कि इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है इस मंत्रिमंडल विस्तार से। बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि ये किसी राजनीतिक फायदे के लिए किया गया मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है। ये कुछ विशेष वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया विस्तार है। और ये पहले होना था कि अभी हुआ है, ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके इसका निर्णय लेते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है, उनके दिमाग में कोई बात होगी, पहली बात। दूसरी बात, हम इस मंत्रिमंडल विस्तार के आधार पर चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हम चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान जो किया, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, हम उसको बताएंगे जनता को जाकर के। जी बिल्कुल, आपने ऑक्सीजन सप्लाई करी और बेड इतने मुहैया करा दिए कि नहीं, वो हमने क्या किया है, उसके अंदर वो सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है, उसकी दुनिया जानती है। उसका रिपोर्ट कार्ड का जवाब आपको 2023 में मिलेगा। संघ में भी हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। आपके समाजवादी पार्टी के तो ये जो मुखिया हैं, जिनके प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो बीच बीच में हमको टोक रहे हैं, इनके प्रतिनिधि तो कभी टीका ही नहीं लगवाना चाहते थे। कहते थे कि हम भारत का बना, ये बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। उसके बाद खुद बुला करके नहीं बना दिया है वो
वो टीका आपने नहीं, WHO का बनाया हुआ है। इस बात को मत कहिए कि आपकी पार्टी ने उसको बना दिया है। आपकी पार्टी ने तो किए कराए पे पानी फेरा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बीजेपी का टीका है, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा, और बाद में बीजेपी का टीका नहीं, उन्होंने WHO का टीका है, जिसपे लेबल आप अपना लगा के करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने मना किया। ये आप WHO की बातों को क्यों खत्म कर रहे हैं इसमें? नहीं, WHO सर मुद्दे से मत भटकिए। WHO का टीका है, किसका टीका है? अब लग गया ना टीका, बात खत्म हो गई सर, अपने मुद्दे पे आइए। टीका बना रहे हैं, पूना वाले बन रहा है पूना में, और बता रहे हैं WHO का टीका। उसको बिना WHO की मर्जी के बनना है। WHO से बीजेपी का क्या मतलब है? योगी जी दुनिया में सबसे बड़ा टीका, हाँ, तो उस पर बात करिए। तो हम उसको लेकर के नहीं जा रहे हैं जनता के बीच में, वो प्रतिनिधित्व देने का मामला था, वो प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम जनता के बीच जा रहे हैं कोरोना के दौरान अपने काम को लेकर, इसके उज्ज्वला योजना को लेकर, किसान आंदोलन को भी लेके जा रहे हैं। रुकिए ना, रुकिए जी, नीलाभ जी रुकिए। योगेश जी, आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, बहुत छोटा सा सवाल है योगेश जी। सोनभद्र की ओबरा सीट से पहली बार विधायक बनने वाले थे संजय गौड़ जी, ठीक है सर, और गौड़ जी दलित समुदाय से आते हैं, और आपने उनको भी राज्य मंत्री बनाया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, अगर ये एक विशेष तबके को साधने के लिए आपने जगह नहीं दी है, तो फिर क्या किया है आपने? ये हमको देखिए ऐसा है, से अगर मैं बात करूं तो दिनेश जी हैं जो खटिक समाज से आते हैं सर। जी मैंने अभी आपसे कुछ मिनट पहले कहा कि समाज के वंचित वर्गों को, जिनको अब तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था, 4.5 साल में याद नहीं आई क्या बीजेपी को इस चीज की सर? वो याद आया कि नहीं आया, जनता ने चुन करके बीजेपी को सत्ता में बैठाया है, वो ये फैसला करेगी। और ये संवैधानिक बात है कि मंत्रिमंडल में कब किसको बैठाना है और कब किसको हटाना है। ये निर्णय वो करेगा। जुबेर भाई, मेरी बात नहीं हो जाने देना सर। जुबेर भाई, आप सलाह दे सकते हैं, आप ये सलाह दे सकते हैं, और आपकी सलाह अच्छी है, बिल्कुल पहले करना चाहिए था कि बाद में कर। लेकिन फिर वही प्रश्न है कि जनता ने चुन करके जिसको मंत्रिमंडल गठित करने और सरकार बनाने का अधिकार दिया है, वो मंत्रिमंडल विस्तार में क्या करता है, कब करता है, ये फैसला वो लेगा। ये फैसला, ये हम सलाह दे सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं, बाकी लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसला लेने का अधिकार सुरक्षित है, और ये संवैधानिक बात है। तो वो मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं सर, लेकिन मेरा सवाल लिया जा चुका फैसले में इतनी देरी क्यों सर? ये देरी हुई कि जल्दी कर दिया हमने, कि पहले क्यों नहीं किया, ये हमारा अपना विषय है। इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई छोटी मोटी बात हमारे दिमाग में नहीं आ पाई थी, उसको हमने सुधारा है, उसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। कौन है ऐसा, कौन सी ऐसी सरकार है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं जिसमें सरकार 4 महीने 6 महीने रह जाए जब जिसका समय, तो किसका मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ? नीलाभ जी के पास चलते हैं। नीलाभ जी, उन्होंने तो अपनी गलती सुधार ली है, और क्या नाम, जो लोग रह गए थे, वंचित थे, उन सारे तबकों को जगह दे दी अपने मंत्रिमंडल में। अब समाजवादी पार्टी उसके ऊपर भी आरोप लगाने लगी है। जुबैर साहब, ये आरोप की बात नहीं है, ये आरोप की बात नहीं है जुबैर साहब, ये आरोप की बात नहीं है, ये तो समझने वाली बातें हैं। बीजेपी तो शुरू से जो है गुमराह करती चली आई, आखिर में भी आगे गुमराह कर रही है। अब जो बात है, जो ऐसे कि प्रतापगढ़ में आपने सुना होगा भी सांसद के साथ मारपीट हुई, अलीगढ़ में भी आज सुनने में आया है कि एक विधायक जी के साथ जो है जनता ने घेर के उनको जो है उनके साथ बहुत बदतमीजी करी। अलीगढ़ की छपरा विधानसभा है, उसके विधायक को बीजेपी को घेर के जो है इनका बदतमीजी करी। अब ये जानते हैं कि इनको जगह जगह जाके इनका बदतमीजी होगी। अब ये हर जाति के आदमी को सेट करने के लिए उनके मंत्रिमंडल को, योगेश जी पहले सुन लीजिए योगेश जी, किसी और सरकार में उनके सत्ताधारी विधायक का पिटना या सत्ताधारी विधायक के सांसद का पिटना जनता द्वारा यह बहुत बड़ा मायने रखता है। कुछ न कुछ जो है पीड़ा है जनता की, जो आपके सांसद और विधायकों को भी पीट रही है सड़कों पे ला लाके। आप बौखलाइए मत योगेश जी, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप ये बातें कहे जा रहे हैं ना कि हमने, हमारा कोई एकदम लेना देना नहीं है। आप हर चीज से पल्ला झाड़ देते हैं टाइम पे आपकी सरकार, आपकी पार्टी झूठी है, आप भी पूरे झूठे लग रहे हैं मुझे। अरे सर सुनिए, नीलाभ जी सुनिए, देखिए मंत्रिमंडल होगा, आप ये जवाब बिल्कुल जिस तरह के आपके सांसद पिटे हैं और आज के अलीगढ़ में विधायक का घेराव हुआ है,
उसी तरीके से जो है ना अरे सर पूरे कौन क्या हुआ है वो सबको पता है सर, ये सब मत बताइए। हम ये पूछ रहे हैं 2022 में क्या रणनीति है आपके पास, या खाली आरोप ही लगाते रहेंगे? देखिए जुबैर साहब, ये इनके दूसरी पास क्या पार्टियों के रणनीति होगी नेताओं को जिसका मंत्री बुला सपा इनके सरकार पास में अपनी गायत्री पार्टी में प्रसाद कुछ प्रजापति जेल चला गया रेप में, आज तक जेल में बंद है, वो कौन सी योगेश जी रणनीति की सुनिए, बात करेंगे आपसे? योगेश जी आपकी पार्टी में कोई बड़ा नेता तो है नहीं, आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को बुला बुला के मंत्रिमंडल देके सजा रहे हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ठीक पार्टी है में ना, बड़े नेता नहीं थे तब बड़े नेता 350 से होते तो ज्यादा आप जो सीट है लेकर जतिन के प्रसाद जी आपको जैसे हरा लोगों दिए। को थोड़ी ना, और आपके अगर मंत्रिमंडल में बड़े जो नेता लोग नहीं है होते तो आपका आप क्या सिर्फ होता है, सुझाने की आप सोच अंदाजा रहे हैं। लगाइए। आप ये चाहते हैं कि बिना किसी भी बड़े तरीके से नेता हमारी और सत्ता बिना आ बड़े जाए, चेहरे जिसकी के भी ही, उम्मीद नहीं है बिल्कुल बिना आपको। बड़े चेहरे की आपको हमारे 1% उम्मीद नहीं प्रधानमंत्री है। माननीय भाजपा नरेंद्र पूरी मोदी, तरीके से जानती जो है विश्व के जनता उनको सबसे वोट डालने लोकप्रिय को नेता राजी नहीं माने है, गए हैं, बिल्कुल उनके भी बारे में नहीं, तो आप जनता जानते उनको ही वोट नहीं। डालने को राजी नहीं है। तो आप आप लोग आ योगी रहे हैं जो माननीय छोटे उप छोटे मुख्यमंत्री छोटी योगी छोटी आदित्यनाथ जातियों जी के के बारे वोट में है, ही नहीं जानते 4%, हैं, जिनकी 5% उनके लोकप्रियता मंत्रियों को बना के आप ये ठीक है, दिखाना रुकिए चाहते हैं कि रुकिए साहब हमने उनके लिए भी कुछ किया है। रुकिए, रुक जाइए नीलाभ जी। और भी जो आपसे मैंने प्रजाति के पूछा आपके पास क्या रणनीति है 2022 चुनाव को, आप वो बताने की जगह पता नहीं कहां कहां की बातें सुनाने लगे सर। आप जुबैर अपनी रणनीति साहब, बता दीजिए ये ना। योगेश जी की आदत है बीजेपी के लोगों की, जब कोई बोलता है तो बीच में बोल के उसको चलिए अपनी कोई नहीं बातों बोल रहे, से जल्दी से जवाब हटाने दीजिए की। सर, 30 सेकंड का समय देखिए आपके जुबेर पास। बिल्कुल भाई, सीधी मैं सीधी इनके बात है, बीच में बोलना नहीं चाहता। अभी ये थोड़ी देर पहले हमको बीच योगेश में जी, बार बार बिल्कुल अभी मैं सीधी टोक रहे आपको थे, बात मैं है समय जो इसीलिए बोला कार्य नहीं, जो समाजवादी समय पार्टी उनको ने चाहिए किया ये था, बोले, मैं चुप हूँ। किसानों के साथ खड़ी मैं है, आपको समझ हम गए योगेश जी। उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जो भी हमने पिछले कार्य बढ़िया करे थे, जो भी हमने विकास के कार्य करे थे, जैसे एक एम्बुलेंस चलाई थी, महिला सेल के लिए हमने कार्य किए थे, उसी तरीके से जो भी चीजें हमारी थी, जो हमने कार्य किए थे अपनी सरकार में, हम उसी चीजों पे वोट लेंगे। ठीक है, बस हमारी पार्टी उसी के आधार पे जो है चुनाव लड़ेगी। तो इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या फायदा मिल रहा है आपको? नहीं, आरोप प्रत्यारोप वाली चीज नहीं है ये, जो छोटे अखिलेश छोटे जी ट्वीट जो करके बोल रहे जातियों हैं, को जो ये जिनके ट्वीट ऊपर सुना इन्होंने है आपने पहले तो इनका? अत्याचार कर दिया, अब उन्हीं के जाति के लोगों को मंत्री बना के उन्हें लुभाने की आपने कोशिश कर ट्वीट रहे सुना है हैं ये, इनका? वो जो ट्वीट कि में लिख रहे हैं कि कुछ भी कर ले अब सरकार, कुछ नहीं होगा योगी सरकार से, अब जनता समझ चुकी है। तो क्या समझ बिल्कुल चुकी है वही सही बता बात है, दीजिए, क्या समझ चुकी है सर जनता, वही बता दीजिए ना। बिल्कुल समझ चुकी है। जितना भी इन्होंने अत्याचार किया है, जिस तरीके से ये अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाह रहे हैं, ये छोटी छोटी जातियां जितनी थी, चलिए ठीक, जिनके ठीक है, वोट बैंक नरेंद्र पाल जी के थी। पास चलेंगे बाद में, पहले जब एक सवाल योगी जी से ले लेते हैं, क्योंकि चलने का लास्ट अपना कमांड दे दीजिए। 2022 में सर आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? चाहे आपने मंत्रिमंडल विस्तार भी कर लिया, जितने भी हथकंडे थे सारे आजमाने शुरू कर दिए सही पार्टियों ने, क्या क्या आपके मुद्दे हो सकते हैं सर? जल्दी से योगी जी जवाब दीजिए, फिर नरेंद्र पाल जी के पास चलेंगे। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं जुबेर जी, वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, नंबर आगे एक। बढ़िए सर, उसको छोड़िए, हाँ, पीछे निकल गए आप मैं बता रहा मंत्रिमंडल हूँ अभी, विस्तार, अब नहीं आगे क्या करने वाले हैं आप वो बता हाँ, दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 साल में मैंने जो कानून व्यवस्था के लिए किया है, हमारी सरकार ने जो किया है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेके जाएंगे। जनता जब महामारी से पीड़ित थी तो हमने उनके लिए क्या किया है, हम वो लेकर के उनके बीच जाएंगे। विकास कार्य जो हमने किया है वो हम लेकर के रिपोर्ट कार्ड जाएंगे। सर, ठीक है योगेश जी, ढेर सारी रिपोर्ट कार्ड सपा के चीज पास भी है, वो भी लेके जाएगा जो विपक्ष है, विपक्ष भी कह रहा है हम भी रिपोर्ट वो कार्ड भी लेके लेके जाएंगे। जाए, फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। सपा लेके जाए कि अब भाजपा चलिए, लेके तो जाए? 2022 तय करेगा कि किसको जनता जनार्दन अपना नेता चुनेगी सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं सीधा नरेंद्र पाल जी के पास, उनका भी कमेंट ले लेते हैं आखिरी। सर अभी आपने इन दोनों नेताओं की बातें सुनी है, चाहे वो कोरोना की बात रही है, कई सारे मुद्दों की बात रही है पिछले 4.5 सालों में। अब सरकार, अब यहां पर सवाल फिर वही बनता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, ये तो अलग बात है कि फायदा मिलेगा नहीं, और साफ तौर पर हर आदमी जानता है कि ये जो अभी जो चुने गए प्रतिनिधि है, ये कितने टाइम से चुने गए प्रतिनिधि है वो सबको पता है। और जो 3 महीने हैं, 3 महीने वो क्या काम कर सकते हैं ये भी सबके जग जाहिर है कि कितना काम वो कर पाएंगे, कितना समय उन्हें मिल रहा है 3 महीने में, कोई भी मंत्री कितना काम कर पाएगा, तो जग जाहिर है। लेकिन आपसे सवाल सर मेरा सीधे तौर पर ये रहेगा, क्या इस बार बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर जिनके बीच जनता के बीच जाएगी, जिन मुद्दे की अभी योगेश जी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार वो माहौल बन पाएगा जो 2017 में माहौल था, या बीजेपी के अंदर कोई बेचैनी सी है इस बार? देखिए, बीजेपी पूरा प्रयास करेगी, और 17 में जो इन्होंने माहौल बनाया था वो उस तरह का माहौल तो इस बार बनता नजर नहीं आता, क्योंकि 17 का माहौल कोई बहुत स्वस्थ माहौल नहीं था। उसमें थोड़ा सा समाज के अंदर ध्रुवीकरण था। समाज
विकास की बात, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात, इसको भूलकर वो थोड़ा सा धार्मिक पर चली गई थी और उसका ध्रुवीकरण हुआ था। इस बार जो ध्रुवीकरण नजर आता है वो सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। योगेश जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि इनका रिपोर्ट कार्ड जो है उस पर जनता वोट करेगी। तो जनता अभी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को देख रही है और रिपोर्ट कार्ड को ठीक करने की, उसकी दुरुस्ती में अपोजिशन का क्या रोल रहा है उसको भी देख रही है। जनता ये देख रही है कि उनके बच्चों की नौकरी पे कितने फीसदी की वृद्धि हुई है या वो घट गई है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या रहा है, वो बेहतर हुआ है या कम हुआ है। कोरोना के दौरान में योगेश जी ने कहा कि ये उस पर भी अपना वोट मांगेंगे, उस पर भी जनता चर्चा करेगी कि उस पर किस तरीके से उसकी इन लोगों ने देखरेख की है, डॉक्टर की क्या स्थिति रही है, वैक्सीन की क्या रही है, इलाज की क्या रही है। जो जनता खौफ में थी उसके घर पर राशन, दूसरी चीजें पहुंचने में इन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं किया होगा तो जनता उसको भी तय करेगी। और जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, घर के बच्चों को खोया है, बुजुर्गों को खोया है, नौजवान लोगों को खोया है, जो एक सहारा था वो भी इस कोरोना के दौरान में जिन्होंने खो दिया है, उस पर सरकार का क्या रुख रहा है इसको भी देखिए। और जो खो गए हैं, मैं बड़ी तकलीफ के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि अंतिम संस्कार करने में भी अगर लोगों को दिक्कत आ जाए, सम्मान के साथ में हम अंतिम संस्कार न कर सकें, अंतिम यात्रा को हम अपने अच्छी तरीके से पूरा न कर सकें और वो यात्रा ही न हो और शवों का दफन, जिनके यहाँ मुखाग्नि दी जाती है, अग्नि में जिनको सुपुर्द किया जाता है, उनको सुपुर्द खाक करने पर लोग आमादा हो जाएं, तो वो लोगों को वो बात भी याद होगी और सरकार को उस पर भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद में किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान के यूरिया का वेट 5 किलो कम हो गया और रेट बढ़ गया, बिजली का रेट 2.5-3 गुना बढ़ गया, डीजल का रेट लगातार बढ़ गया, सर्टिफाइड सीड्स के रेट बढ़ गए, तो किसान भी दिक्कत में है। तो रिपोर्ट कार्ड तो योगेश जी ठीक कह रहे हैं, तो उसको समाज का हर तबका वो उसको देखेगा और जो इन्होंने किया है, नई टीम और पुरानी टीम सबको मिलाकर ये कितना कर पाएंगे, उस गुलदस्ते को सजाकर समाज के बीच में कितना ले जा पाएंगे, ये तो जनता बताएगी। लेकिन उसमें मैं इतना कहता हूं कि लोगों में अभी सरकार के प्रति नाराजगी तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र पाल जी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जनता में नाराजगी तो है, क्योंकि कोरोना में जैसे लोगों की मौतें हुई है वो भी सबने देखा है, और जो महंगाई बढ़ रही है वो भी देख रहे हैं, और जो आज तक जो अभी डीजल पेट्रोल की हम बात कर ले या किसी अन्य पदार्थ की बात कर ले, चाहे किसानों को लेकर के हम उनके खाद की बात कर ले, चाहे पेप्सिसाइड की बात कर ले, चाहे उनकी दवाइयों की बात कर ले, तो वो सब भी जनता ने देखी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो बीजेपी छोटे छोटे गुलदस्तों को सजा करके एक अपनी अलग योजना बना रही है, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल विस्तार का आखिर कितना फैसला जनता तक पहुंच पाएगा और कितना फायदा बीजेपी को इसका मिल पाएगा, ये तो 2022 ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।